3 अप्रैल 2016 रात के 8 बजे हैं कि अचानक पूरी दुनिया के मीडिया पर एक राज फाश होता है। Panama Papers. Panama paper leak is called Panama Papers. The Panama Papers. एक ऐसा राज जिसने वो चेहरे भी बेनकाब किए जो आवाम के सामने तो मसीहा बने बैठे थे। उस राज के अफशां होने से सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे थे। ये कोई मामूली राज नहीं था, बल्कि ऐसा तूफान था जिसने पूरी दुनिया की इलीट क्लास के ऐवानों को लर्जा कर रख दिया था। सदूर वुज़राए आज़म, शाही खानदान के अफराद, कारोबारी टाइकून्स और मशहूर तरीन शख्सियात सभी इस आलमी जाल में फंसे हुए नजर आए। ये एक ऐसी दुनिया का पर्दाफाश था जहां पैसे की लालच ने इखलाकियात का गला घोंट दिया था, जहां दौलत और ताकत कानून और इंसाफ को पीछे छोड़ चुके थे। लेकिन ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं थी, बल्कि इससे जुड़े थे मासूम आवाम के ख्वाब जो इन रहनुमाओं पर भरोसा करते रहे। आज हम आपको लेकर जाएंगे उस अंधेरे में जहां कानून के रखवाले खुद कानून के शिकंजे में जकड़े गए। ये था पनामा पेपर्स का वो सच जो ताकतवरों को कमजोर और आम इंसान को बाखबर बना दिया। इस स्कैंडल में सिर्फ बैनुल-अक़वामी लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि ऑफशोर कंपनियों के मालिक इन हजारों लोगों में 259 पाकिस्तानी भी शामिल थे। मगर इन 259 में एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसका वालिद किसी वक्त में एक आना दिहाड़ी पर सारा दिन लोहे की भट्टियों पर काम करता था। लेकिन बाद में इस लोहा बनाने वाले खानदान ने सियासत में भी अपना लोहा मनवा लिया था। ये पाकिस्तानी उस खानदान का चश्मो चिराग था जिसकी सनतों को जुल्फकार अली भुट्टो ने 1972 में हुकूमती कब्जे में ले लिया था। और यूं ये खानदान एक ही रात में बादशाह से फकीर हो गया। मगर फिर भी 2016 में ये कई ऑफशोर कंपनियों का मालिक था। हम बात कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान पर 3 बार हुकूमत करने वाले नवाज शरीफ की। पनामा लीक्स में नवाज शरीफ से मुतल्लिक राजों का भी पर्दा उठाते हैं, मगर उससे कबल आइए चलते हैं पनामा पेपर्स की हिस्ट्री की जानिब। मैं हूं अदनान शमीर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मोस्कोपी। आगे बढ़ने से कबल आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पनामा की कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब एक गुमनाम जराए से इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को करोड़ों की तादाद में ऐसी दस्तावेजात फराहम की जाती हैं जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों की खुफिया प्रॉपर्टीज और धंधों की तफसीलात मौजूद होती हैं। दस्तावेजात की कुल तादाद 1 करोड़ 15 लाख के करीब थी, जिसमें 1970 से 2015 में बनने वाले असासों की तफसीलात शाया की गई। ICIJ 80 ममालिक से तकरीबन 400 के करीब सहाफियों को उन दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए मामूर करता है। 12 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये सहाफी इन दस्तावेजात को मंजर आम पर लाते हैं। मंजर आम पर आने से पनामा की एक मशहूर लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका का नाम सामने आता है। 1967 में बनने वाली ये फर्म
दुनिया भर में मौजूद ऑफशोर कंपनीज के निज़ाम को संभालने के लिए इस्तेमाल होती है। अब सवाल यह है कि पनामा ही क्यों? पनामा जनूबी अमेरिका के बर्रे-आज़म में वाक़े आबादी के लिहाज से एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ इंटरनेशनल टैक्स के किसी भी कानून का इत्तिलाक नहीं होता। पैसा कहाँ से आया, पैसा जायज़ है या नाजायज़, पनामा एक ऐसा मुल्क है जो ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछता। इसीलिए दुनिया भर से तमाम वो अफराद जो अपना नाजायज़ पैसा कहीं छुपाना चाहते हैं वो पनामा का रुख करते हैं। इन पनामा पेपर्स में आइसलैंड के वजीर आज़म का नाम भी शामिल था। गैर कानूनी असासे छुपाने पर आइसलैंड के वजीर आज़म पर मीडिया और पब्लिक का प्रेशर पड़ा और बिलाखिर उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एक और नाम बरतानिया के साबिक वजीर आज़म डेविड कैमरून के बाप का था, जिनके वो असासाजात सामने आए जिनका कैमरून फैमिली ने ऐलान नहीं किया हुआ था। ये सब कुछ मंजर आम पर आने के बाद डेविड कैमरून ने अपने आप को असेंबली में पेश किया और अपने तमाम असासों का ऐलान करके कौम से माफ़ी भी मांगी। स्पेन के वजीर फाइनेंस का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल था। नाम मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तक कि इन दस्तावेजात में रूसी सदर पुतिन, सऊदी फरमरवा और फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह लियोनेल मेसी भी शामिल थे। ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने ऑफशोर कंपनियों के जरिए से अपनी रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की थी। लेकिन सवाल यह है कि ये ऑफशोर कंपनीज आखिर होती क्या है? देखिए, ऑफशोर कंपनी ये होती है कि आप अपने मुल्क से बाहर जाके दुनिया में सरमायादारों ने जो है वो टैक्स चोरी के लिए 2 नंबर पैसा रखने के लिए कुछ जन्नतें बनाई हुई है। जन्नत जिसको कहते हैं, जजीरे हैं जहाँ पर आप जिस तरह की भी 2 नंबर पैसा है, कोई नहीं आपसे पूछता। जज़ायर हैं, मुख्तलिफ हैं, पनामा भी है, केमन आइलैंड भी हैं, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें भी हैं और भी मुख्तलिफ मुल्क हैं। लग्जमबर्ग है जैसे यूरोप में, आप अकाउंट लग्जमबर्ग में जाएँ, जहाँ जितने मर्जी पैसे लेके जाएँ, कंपनी बनाएँ, वहाँ पे जो है बेशक बैंक बना लें, अपना इंश्योरेंस कंपनी बना लें, उसके नाम पे जितना मर्जी पैसा रखें वो आपसे नहीं पूछते। तो ये इस तरह से कुछ ये जजीरे हैं, ये हैं अमीरों की, इनको कहा जाता है कि दे आर द पैराडाइज फॉर द रिच। वो कोई नहीं पूछता। बिलियनर्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो जो टैक्स का पैसा बचाती हैं, फिर जो माफियाज हैं, फिर जो करप्ट हुक्मरान हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, ये अपना पैसा अपने मुल्कों से लूटते हैं, टैक्स बचाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से दौलत इकट्ठी करते हैं और फिर मुख्तलिफ जगहों पे उनको रखते हैं। उसके लिए वो ऑफ शोर कंपनी बनाते हैं। ऑफ शोर कंपनी में बराह रास्त आपका नाम नहीं आता। आप कंपनी बनाते हैं, उसके नाम पे आप दुनिया भर में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। उसकी मिसाल जैसे इमरान खान साहब ने 83 या 84 में ऑफ शोर कंपनी बनाई थी और उस ऑफ शोर कंपनी के ज़रिए उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी लंदन में, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ख़रीदते तो उनको टैक्स देना पड़ता और काफ़ी ज़्यादा टैक्स था। तो ये टैक्स बचाने के लिए ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं और ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाके ऑफ शोर कंपनियाँ बनाते हैं। जैसे दुबई में भी ऑफ शोर कंपनियाँ, ये जो फ्री जोन्स हैं, फ्री ट्रेड जोन है दुबई के, तो वहाँ पे भी ऑफ शोर कंपनी बनती है एक्चुअली। आप उसके ऊपर तय दर तय जो है अपनी मलकियत को छुपा सकते हैं। अगर किसी ने ढूंढना होगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो ये बेसिकली 2 नंबर पैसा वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ इकट्ठा किया जाता है, उसको महफूज समझा जाता है और फिर आप जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं 2 नंबर तरीके से ऑफ शोर कंपनियों से आप करते हैं। आपके जो लीगल अपने मुल्क के अंदर या आपके डिक्लेयर्ड होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ आप लिजिटिमेट या कानूनी कारोबार कर रहे होते हैं, आप उन अकाउंट्स के ज़रिए से 2 नंबर पैसा जो है उसको खर्च नहीं करते। फिर आप इस तरह से ऑफ शोर कंपनियाँ बना के ऑफ शोर अकाउंट खोल के मुख्तलिफ मुल्कों से वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली ये लीगली स्पीकिंग गैर कानूनी तो नहीं होती, लेकिन ये कानूनी भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि एक लीगल कवर मौजूद है। उस लीगल कवर के अंदर सारी सरगर्मियां ज़्यादातर गैर कानूनी होती हैं। पैसा 2 नंबर है, आप उसको वहाँ जाके रजिस्टर्ड करवा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे, और ये देखें इसको यूरोप मतलब बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, ये मुख्तलिफ मुल्कों के जज़ायर हैं, इनकी मलकियत है ये जज़ायर, इनका वहाँ पे इनका सिक्का चलता है, लेकिन इन्होंने इजाज़त दी हुई है इस तरह की। तो ये कहते यही हैं कि जी हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो हमारे जैसे मुल्कों से पैसा लूट के वहाँ जाता है उसको खुशामदीद कहते हैं। तो ये बेसिकली सरमायादार भी ये करते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी ये करते हैं,
मल्टीनेशनल कंपनीज भी करती हैं, और जो करप्ट हुक्मरान हैं या वो कंपनियां जो 2 नंबर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं, किक्स बैक्स लेती हैं, तो उसका पैसा जो है वो ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए स्टोर किया जाता है। बाज़ औक़ात लीगली, मतलब 2 नंबर पैसा नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को पे टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनियां बना के फिर उनके नाम के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस ख़रीदे जाते हैं ताकि टैक्स बचाया जा सके। तो एक तरफ टैक्स के पैसे को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफशोर कंपनियों को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक लीगल सिस्टम है जिसका कि दुनिया के गरीब लोगों से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दुनिया के अमीर तरीन लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, और उन्होंने ख़ुद ये सिस्टम जो है वो क्रिएट किया हुआ है। पनामा पेपर से इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के 3 बच्चों की मलकियत में ऑफशोर कंपनियां और असासे हैं, जो इनके ख़ानदान की दौलत के बयान में जाहिर नहीं किए गए। Now, in Pakistan, the Supreme Court will begin hearing a corruption case against Prime Minister Nawaz Sharif. 3 children are named in the Panama Papers. His family owns properties in London through offshore accounts. इन कंपनियों को बैरूनी असासे हासिल करने के लिए मालियाती चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिनमें लंदन के मैफर इलाके में पार्क लेन के करीब कुछ अपार्टमेंट शामिल हैं, जो नवाज शरीफ और उनके खानदान की दयानतदारी पर सवालात उठा दिए गए। इन दस्तावेजात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद 5 अप्रैल 2016 को पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ दस्तावेजात पर अपना मौक़िफ़ देने के लिए सरकारी टीवी पर कौम से खिताब करते हैं, जिसमें वो कौम को ये बताते हैं कि वो बेगुनाह और बेकसूर हैं। इसके बाद 10 अप्रैल 2016 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान शरीफ खानदान के नाजायज़ असासों का मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का मुतालबा करते हैं। 16 मई 2016 को नवाज शरीफ पार्लियामेंट में अपने असासों से मुतल्लिक वजाहती खिताब करते हैं, जिसमें वो अपने मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि पनामा पेपर्स महज इल्ज़ामात हैं और इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। इसके बाद 24 अगस्त 2016 को पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर देती है। नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, और इसके बाद 7 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वफाकी दारुल हुकूमत बंद करने का ऐलान कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की नाअहली के लिए दी जाने वाली दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे देता है, और यूं 28 अक्टूबर 2016 को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनवर जमाली की सरबराही में एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाता है। नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए कई बार बेंचेस बने और कई बार टूट गए, यहाँ तक कि जस्टिस अनवर जमाली भी अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। 15 नवंबर को समाअत ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख ने कतर के शाही खानदान के रुकन हम्माद बिन जासिम की जानिब से 5 नवंबर को तहरीर करदा एक खत अदालत में पेश कर दिया, जिसके मुताबिक शरीफ खानदान ने 1980 में अलसानी ग्रुप में रियल एस्टेट में जो सरमायाकारी की थी, बाद में उससे लंदन में 4 फ्लैट खरीदे गए। जजों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि आया कतर की ये शख्सियत बतौर गवाह अदालत में पेश हो सकेगी। इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खत पढ़ते ही पूछा कि इसमें तो सारी सुनी सुनाई बातें हैं, इसके अलावा आपके पास क्या कुछ नहीं, आपका मनी ट्रेल कहाँ है। इस मामले में नून लीग की वकुला टीम जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुतमईन ना कर सकी। 26 जनवरी की समाअत में एक बार फिर वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज के वकील की जानिब से कतरी शहजादे का एक नया खत सामने आया, जिसमें शेख हम्माद बिन जासिम ने कहा कि वजीर आजम के वालिद मियां शरीफ ने 1980 में कतर में 1 करोड़ 20 लाख कतरी रियाल की सरमायाकारी की थी। कई समाअतों के बाद 23 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर ली गई और यूं ये फैसला महफूज कर लिया गया। 23 अप्रैल 2017 को महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया।
फैसले में 2 जजेस की जानिब से नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया, जबकि 3 जजेस के फैसले में मुश्तरका तहकीकात के लिए JIT बनाने की सिफारिश कर दी गई और यूं पनामा बेंच की जानिब से 6 अफराद पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी गई। टीम को 2 माह में तहकीकात खत्म करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। इसके बाद नवाज शरीफ की औलाद यानी हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज 12 मरतबा JIT के सामने पेश हुए। खुद नवाज शरीफ भी कई बार JIT के सामने पेश हुए। इसके बाद JIT के पास हुदैबिया मिल का रिकॉर्ड दस्तयाब होता है। कतरी शेख के खत पर भी JIT अपनी तहकीकात का आगाज कर देती है। कतरी शहजादा हमाद बिन जासम JIT को सवालात के लिए अपने महल या फिर दफ्तर आने की दावत देता है, लेकिन पाकिस्तानी सिफारतखाने या पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। 10 जुलाई 2016 को पनामा केस की मुश्तरका तहकीकात के लिए बनाई गई टीम ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी, जबकि 17 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने JIT रिपोर्ट पर अदालती कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद 28 जुलाई 2017 को जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। Pak Prime Minister Nawaz Sharif has been disqualified. Prime Minister Nawaz Sharif is dismissed from office by the president for corruption. The Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif disqualification over alleged corruption and illegally possessing of assets abroad. अदालत की जानिब से नवाज शरीफ और उनके बच्चों के हवाले से नैब में रेफरेंस दायर करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। इसके बाद 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केस में सबूत की कमी की वजह से बरी कर दिया था, लेकिन अल अजीजिया स्टील मिल केस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 5 अरब जुर्माने की सजा सुना दी गई। तकरीबन 1 साल जेल में गुजारने के बाद 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 4 हफ्तों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बैरून मुल्क इलाज करवाने की इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन ये 4 हफ्तों की मोहलत तकरीबन 4 सालों में बदल गई और यूं 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ गारंटी के साथ वतन वापस लौटे। जैसे ही नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और अगले चंद ही दिनों में नवाज शरीफ की तमाम सजाएं माफ कर दी गई। नवाज शरीफ को दी जाने वाली ये सजाएं दुरुस्त थी या फिर गलत? नवाज शरीफ करप्ट है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपने मेजबान अदनान शमीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।